सब एकदम अच्छे हैं। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन ये माइंड में उठ रहा होगा कि सर ने बोर्ड पे नाम जो है वो तो लिखा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और अब बोल रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग और रेशियो। तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो एक नैरो टर्म है, छोटी सी टर्म है, उसकी वाइडर टर्म है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक पॉइंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट and any change in that agreement between the partners will be known as reconstitution of partnership. पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अंदर कोई भी तरह का चेंज अगर होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब आप पूछोगे कि सर पार्टनरशिप के अंदर चेंज क्यों होगा? पार्टनर्स ने बहुत सोच समझ के वो डीड बनाई होगी, एग्रीमेंट किया होगा, तो अब वो लोग उसको चेंज क्यों करेंगे? तो आपको पता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, चेंज इज इनएविटेबल, अपने हाथ में नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है, होके ही रहेगा। तो वैसे ही पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो काफी साल से चल रहा है। अब उसके अंदर धीरे धीरे प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई रीजंस हो सकते हैं, उसके पीछे चेंज करना पड़ता है अपने को। तो ये नहीं कह सकते कि चेंज कभी हो ही नहीं सकता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी अपने को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है कई बार, और वो जो हम चेंज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो अकाउंट्स के अंदर भी कुछ इसके इफेक्ट आने वाले हैं। एकदम सिंपल सा, इतना आसान नहीं है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन बस सर डीड के अंदर चेंज कर दिया और पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। कुछ अकाउंटिंग इफेक्ट भी इसके निकल के आएंगे। वो अकाउंटिंग इफेक्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 चैप्टर्स के अंदर। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, फिर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो ये तीनों चैप्टर हैं, उनके अंदर हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन की बातें करने वाले हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है आज जो हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर रहने वाला है, बेस क्रिएट होने वाला है। क्योंकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा कुछ एक पॉइंट्स है वो जो सिमिलर रहने हैं, तीनों चैप्टर के अंदर सिमिलर पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो वो सारे जो सिमिलर पॉइंट्स हैं वो डिटेल के अंदर हम इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद के चैप्टर्स में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी सर बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, एक सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 2 पार्टनर हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी, और अभी ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते थे 2:1। ये इनका प्रेजेंट रेशियो है, या इसको मैं बोल दूं ओल्ड रेशियो। अब पहले कुछ और रीजन था कि ये जो है वो ज्यादा एफर्ट्स लगाता था, वो ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन अभी एक्सपीरियंस दोनों को बराबर हो चुका है, तो ए और बी दोनों इक्वली एफर्ट्स लगा रहे हैं। इसलिए बी जो है वो ए को रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ना हम लोग अपना रेशियो बराबर कर लेते हैं। तो ए भी एग्री कर देता है। तो इन्होंने अब से डिसाइड किया कि हम लोग अब से इक्वली प्रॉफिट बांटेंगे। रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो ये जैसे ही इन्होंने रेशियो किया, चेंज किया रेशियो को, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। यानी कि इनके बीच में जो एग्रीमेंट था वो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड ए न्यू एग्रीमेंट टेक प्लेस। जैसे ही इन्होंने रेशियो चेंज किया, पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट पिक्चर के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही नया एग्रीमेंट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस कंटिन्यूज, फर्म का बिजनेस कंटिन्यू करेगा और मोस्ट प्रोबेबली फर्म का नेम भी सेम ही रहेगा,
बट क्या हो गया, उनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, और एग्रीमेंट में चेंज होने को ही हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको समझ आएगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारी पॉइंट्स आ सकते हैं। तो हम उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का एक्चुअल मीनिंग आपको समझ आए। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अभी इनका आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग चार्ज करते थे 6% से, ठीक है। अब मान लो इन्हों को लगता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% पर एनम है वो बहुत कम है, अब इस रेट को 10% करना चाहिए। तो इन्होंने न्यू जो आईओसी की रेट है वो इन्होंने कितनी डिसाइड की, 10% पर एनम। तो जैसे ही ये 10% करेंगे तो क्या होगा, पुराना जो एग्रीमेंट है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, उसको कैंसिल करेंगे, फिर नया एग्रीमेंट बनेगा जिसमें 10% आईओसी लिख देंगे। तो जैसे ही पुराना कैंसिल हुआ नया आया, उसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो अपने बेसिकली जो हम लोग अकाउंटिंग में जिसका इफेक्ट आने वाला है, ये अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होती है, किसी की सैलरी बढ़ाई जाती है, कुछ और रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज की जाती है, तो उन सब से अकाउंटिंग के अंदर केवल बस जिस पॉइंट में चेंज हुआ है हम लोग 6 की जगह 10% कैलकुलेट कर लेंगे, उतना ही इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से सुनना बात को, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, तो फिर उसको अकाउंटिंग के अंदर स्पेशली हमें ट्रीट करना पड़ेगा। खाली ये रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया उससे नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीजों पर इफेक्ट आएगा जिसको हम लोग धीरे धीरे समझने वाले हैं। क्या इफेक्ट आएगा, कैसे उसको डील करेंगे, वो सारे पॉइंट्स हम अब आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। आज तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम धीरे धीरे सारी चीजें कवर करेंगे। तो अपने को एक बात क्लियर हुआ कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो हमेशा फिक्स नहीं रहता है, वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो कौन कौन सी सिचुएशंस है जो हम इस पूरे पार्टनरशिप टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं, कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, वो सारे पॉइंट्स हम लोग पहले देख लेते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब पॉसिबल है, तो मेनली ये सारी सिचुएशंस है जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। जैसे फर्स्ट है व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पार्टनरशिप का ये सेकंड चैप्टर है। तो अगर पार्टनर्स ने खुद ने ही किसी भी रीजन से डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपस में चेंज कर लेंगे, तो फिर जैसे ही वो चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डीड को कैंसिल करना पड़ेगा पुराने वाली को, और नई डीड बनानी पड़ेगी। और नई डीड बनाते ही उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हेन देयर इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब अपने वो नया पार्टनर अगर लेना है, तो अभी जो एग्रीमेंट था वो किसके बीच में था, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में था। मान लो एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है, ए बी एंड सी। अब उनको डी को एडमिट करना है, तो अब पार्टनर हो गए 4। तो अभी जो एग्रीमेंट था, जो भी शर्तें लिखी हुई थी वो सारी किसके बीच में थी, 3 लोगों के बीच में थी, ए बी एंड सी के बीच में। अब जैसे ही डी को अगर एडमिशन करना है डी का, तो अब एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में बनेगा, 4 लोगों के बीच में बनेगा। तो एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे, पुराने वाले एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, अब नया एग्रीमेंट इफेक्ट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है व्हेन देयर इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब अपने फर्म के किसी पार्टनर का या तो वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से जो है फर्म को छोड़ के चला जाए, या फिर वो मान लो भगवान को ही प्यारा हो जाए, तो फर्म तो छोड़ना ही पड़ेगा। उस केस में भी अब जो एग्रीमेंट बनेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में बन सकता है। अगर वो फर्म को कंटिन्यू करते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी की डेथ हो गई, तो अब 2 पार्टनर बच गए ए और बी। तो अब ए और बी के बीच के अंदर क्या बनेगा, फिर से एक नया एग्रीमेंट बनेगा और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। और फिर उसके बाद में ये थर्ड चैप्टर है एडमिशन।
एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये भी हमें पढ़ना है, और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर भी हम अपने को रीड करना है। ये थर्ड चैप्टर है, ये फोर्थ चैप्टर है। तो ये तीनों के तीनों जो चैप्टर्स हैं वो तीनों एक सीक्वेंस के अंदर हैं, और तीनों के तीनों किससे रिलेटेड है, रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंपल्सरीली अपने को करने ही पड़ते हैं, वो तीनों चैप्टर के अंदर सेम रहने वाले हैं। इसीलिए ये जो चैप्टर है आपका चेंज इन पीएसआर, ये सबसे मोस्ट चैप्टर बन जाता है। क्यों? भले इसके चैप्टर भले छोटा हो, लेकिन इसके जो कंसेप्ट हैं वो इन दोनों चैप्टर में भी काम आने वाले हैं। यानी कि जो अभी कंसेप्ट समझने वाले हैं वो 3 चैप्टर में एज इट इज काम आने वाले हैं। इसलिए ये चैप्टर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मैं मार्क्स के हिसाब से मोस्ट नहीं बता रहा, कंसेप्ट समझने के हिसाब से बता रहा हूं। क्योंकि अगर ये चैप्टर किसी को अच्छे से नहीं समझ आया, इसका मतलब ये दोनों चैप्टर भी उसको अच्छे से समझ नहीं आने वाले हैं। उसके बाद है अमालगमेशन। अमालगमेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो एक है ए कंपनी, इसका बी कंपनी के साथ अगर मर्जर हो जाता है तो इक्वल टू कंपनी बन जाती है ए बी कंपनी। या ये कहें कि एक ये फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एक ये पार्टनरशिप फर्म है। जब दोनों पार्टनरशिप फर्म का मर्जर हो जाता है तो उस केस में भी ये क्या हो गया, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक नई पार्टनरशिप है वो जनरेट हो गई। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हायर स्टडीज में है, ये अपने को रीड नहीं करना है। ये अमालगमेशन वगैरह आपका आगे के लेवल पे आएगा। अभी 12th के अंदर अपने को जो रीड करना है वो ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन तो सर फर्म का हो गया, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हम लोग अब कौन सा टॉपिक उठाने वाले हैं, हम लोग ये टॉपिक अभी उठाने वाले हैं। और उसके बाद में ये आगे के जो है लेवल्स पे कवर करेंगे। अभी हम फिलहाल कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर ये कोई भी चैप्टर है, इसमें मैंने अभी कहा था कि कुछ पॉइंट्स है वो सिमिलर है, जिनका ट्रीटमेंट है वो सिमिलर ट्रीट करना है। तो ट्रीटमेंट उनका नहीं समझ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि सर क्या क्या ट्रीटमेंट अपने को करने पड़ेंगे, अकाउंटिंग के अंदर क्या ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे जब ये चीजें होगी, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्या क्या पॉइंट्स अपने को देखने पड़ेंगे। तो वो पॉइंट्स क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, नोट करते हैं अपने फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो अपने को जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का, ये तीनों चैप्टर्स के लिए कॉमन पॉइंट्स लिख दिए मैंने। क्योंकि मैंने कहा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में रेशियो के अंदर जब भी चेंज होगा तो ये पॉइंट्स अपने को डील करने पड़ेंगे, इनका ट्रीटमेंट अपने को करना पड़ेगा। अभी अपने को ये सारे पॉइंट्स में जो है वो हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू पीएसआर। पीएसआर वर्ड जब भी बोलूं मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको शॉर्ट में हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये वर्ड बहुत बार रिपीट होने वाला है, इसलिए मैं इसको पीएसआर बोलूंगा। फिर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। अभी आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, ये सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सर क्या आज हम लोग कोई पॉइंट स्टार्ट करेंगे? यस, आज हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले। तो ये बाकी के जो पॉइंट्स हैं, सर गुडविल क्या होता है, गुडविल को वैल्यू क्यों करते हैं, गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट्स है। सर ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हैं वो अभी आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग ये समझो कि जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर होती जाएगी। मैं ये सब बताऊंगा आपको कि हम गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के साइन, सारी चीजें हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग ये बाकी पॉइंट्स डिस्कस नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं यहां से फर्स्ट पॉइंट से कि कंप्यूटेशन ऑफ, जैसे जैसे जो जो पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टाइम में आपको उस पॉइंट का
क्या यूज है वो मैं आपको उसके साथ में उसकी थ्योरी है वो बता के चलूंगा। अभी आज की थ्योरी तो ये थी कि बस ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो अपने को कंसीडर करने पड़ते हैं जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब एक एक पॉइंट है उसको हम लोग डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर समझने वाले हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सब क्या होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? Change in profit sharing ratio implies increase in share of profit of one or more partners and decrease in share of profit of one or more partners. Change in profit sharing ratio का मतलब हमने देखा कि यानी कि एक पार्टनर का शेयर अगर बढ़ रहा है तो किसी का पार्टनर का शेयर कम हो रहा है, इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। म्यूचुअली पार्टनर कभी है वो डिसाइड कर सकते हैं। पूरी कहानी क्या है वो अभी मैं बताता हूं। आज आपको सिर्फ कहानी सुनना है, कोई काम नहीं करना है, कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, सब काम मैं करूंगा, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि रेशियो में चेंज होता है तो द पार्टनर whose share of profit decreases is known as sacrificing partner। और इसका ठीक ऑपोजिट द पार्टनर whose share of profit increases is known as gaining partner। वो पार्टनर जिसका प्रॉफिट में शेयर कम हो जाएगा उसको तो हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जिस पार्टनर का शेयर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर। तो हमने अभी देखा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डीड के अंदर कोई चेंज हो जाना, और वो चेंज है वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हो सकता है, कोई नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट चेंज हो सकती है, सैलरी कमीशन बोनस का प्रोविजन ऐड कर सकते हैं, पहले से है उसको हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन ये जो चैप्टर हम जो आज स्टार्ट किए हैं उस चैप्टर के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हम बात करने वाले हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज हो जाए तो उसका क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो इफेक्ट हमने देखे, और उसमें हमने सबसे पहला इफेक्ट अभी स्टार्ट किया है कि हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा एज एन अकाउंटेंट। जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा वो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। चलिए आगे की कहानी आपको बताते हैं कि सर ये एक्चुअल के अंदर कैसे होता है चेंज, क्यों करते हैं ये लोग चेंज, तो वो देखते हैं। तो अब हम एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आगे का काम। तो ये यहां से अब आपका कहानी समझने का जो है वो स्टार्ट हो रहा है। देखो 3 पार्टनर है अपने पास में, 3 दोस्त थे, 3 पार्टनर हैं, सोनू, मोनू और तीसरे का नाम है राजू। तो ये जो पार्टनरशिप में थे तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो था 3:2:1। यानी कि अगर मान लो कि इनको प्रॉफिट होता है 6 रुपए का, 6 रुपए का अगर इनको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट को ये लोग डिवाइड कर लेते थे। किस तरह से डिवाइड करते थे, ये लोग डिवाइड कर लेते थे, 3 रुपए सोनू रख लेता, 2 रुपए मोनू और 1 रुपए राजू को दे देते। कोई दिक्कत नहीं, 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए सोनू के हैं, 2 रुपए मोनू के हैं, 1 रुपए राजू के हैं। अब जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो जो है राजू जो है वो नया नया था, एक्सपीरियंस नहीं था, तो इन्होंने कहा कि भाई राजू तेरे को कम प्रॉफिट देंगे। राजू ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है। लेकिन अब आज की डेट में राजू भी बहुत एक्सपीरियंस हो गया और सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो राजू जो है वो सोनू मोनू को बोलता है कि एक बात बोलना चाहता हूं मैं। सोनू कहता है हाँ बोल राजू बोल, क्या बोल रहा है तू। तो राजू कहता है कि भाई हम तीनों अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं और जो है हम बराबर एफर्ट्स लगा रहे हैं तीनों, कि हाँ लगा रहे हैं, तो फिर हमारा प्रॉफिट भी बराबर होना
चाहिए। तो ये कहते हैं कि चल ठीक है, अब तक जो था वो ठीक है, अब 1 अप्रैल 2020 से जो नया साल स्टार्ट हुआ है वहां से हम लोग बन जाते हैं इक्वल पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब से क्या हो गया, इक्वल हो गया है। तो ये मैं नया रेशियो लिख रहा हूं, प्रॉफिट अभी भी 6 रुपए का है, लेकिन अब उस 6 रुपए को इक्वली बांटेंगे, यानी कि 2 2 और 2। तो अब ये तो इनका था, ये जो था इसको हम बोल सकते हैं ओल्ड रेशियो, ओल्ड पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हो गया इनका न्यू पीएसआर, ठीक है। तो इन्होंने यहां पे क्या कर लिया, चेंज कर लिया। सर ये चेंज कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा, पुराने वाली डीड को कैंसिल करेंगे और एक नई डीड आएगी, उसके अंदर ये वाला रेशियो लिख देंगे। सर क्या पुराने वाली डीड में ही कुछ करेक्शन ओवरराइटिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, नई डीड बनानी पड़ती है। तो ये नई डीड के अंदर ये थी इनके बीच में ओल्ड पार्टनरशिप डीड, और अब आ गई है न्यू पार्टनरशिप डीड। और न्यू पार्टनरशिप डीड के अंदर रेशियो क्या लिखा हुआ है, ये इक्वल, यानी कि 2:2:2, ठीक है। रेशियो वाइज हम इसको इक्वल 1:1:1 बोलेंगे। और अगर 6 रुपए का प्रॉफिट है तो 2 रुपए तीनों को मिल गया। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं ये रेशियो चेंज होने के बाद में, तो राजू तो है खुश, राजू बड़ा खुश है, लेकिन सोनू जो है वो उदास है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि राजू क्यों खुश है, क्योंकि राजू का शेयर 1 से 2 हो गया, यानी 1 रुपए का राजू को क्या हो गया, फायदा हो गया। और सोनू को 1 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। सोनू को 1 रुपए का नुकसान हो गया, राजू को 1 रुपए का फायदा हो गया। और मोनू का अगर देखें तो कोई भी फायदा कोई नुकसान नहीं है, यानी कि नो सैक्रिफाइस नो गेन। अब यहाँ पे ये जो सोनू की बात करें तो सोनू को क्या हुआ है, क्या सोनू को गेन हुआ है या सैक्रिफाइस हुआ है। सर पहले 3 का रेशियो था, अब 2 हो गया, यानी कि सोनू को क्या हो गया, सैक्रिफाइस। और राजू को क्या हुआ है, गेन। प्लस माइनस नहीं लिखते हम लोग, सैक्रिफाइस और गेन वर्ड यूज करेंगे। जिसका पार्टनर का शेयर बढ़ जाए उसको लिखेंगे गेन, जिसका शेयर कम हो जाए उसको लिखेंगे सैक्रिफाइस। यानी कि एक पार्टनर का अगर शेयर इंक्रीज हो रहा है तो उसी टाइम दूसरे पार्टनर का शेयर डिक्रीज होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फर्म का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का शेयर है, वो हमेशा या तो उसको 1 बोल सकते हैं या फिर 100% बोल सकते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 1 के अंदर अभी ये रेशियो में डिवाइड करते थे, अभी प्रॉफिट को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो अगर सोनू का शेयर कम हो रहा है, इसको सैक्रिफाइस हो रहा है, तो किसी ना किसी पार्टनर को गेन होगा। इसीलिए बोला कि एक या एक से ज्यादा पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा, उसी टाइम पे किसी पार्टनर को गेन होगा। उसी को हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे हमने लिखा है द पार्टनर हु शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे ये जो सोनू है, ये सोनू यहाँ पे क्या बन गया है, सोनू यहाँ पे हो गया है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और गेनिंग पार्टनर कौन है, राजू। तो गेनिंग पार्टनर बन गया है राजू, ठीक है। अब ये लोग जो है ये कर रहे हैं बिजनेस। सर ये हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बेटा बात इतना सा है, कहानी इतनी सी है कि अब राजू का जो शेयर जो है इंक्रीज हो गया, तो मुझे ये बताना कि ये एक तरह से जो 1/6 ये जो शेयर है, इसका शेयर था 3/6, अब हो गया 2/6, तो नुकसान हुआ है शेयर के अंदर 1/6 का। तो ये जो 1 शेयर है, ये 1 शेयर क्या फ्री ऑफ कॉस्ट राजू को मिल जाएगा? क्या सोनू कहेगा कि ले राजू तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये ले मैं तुझे प्रॉफिट दे रही हूँ, प्रॉफिट दे रहा हूँ, अपनी इच्छा से दे रहा हूँ? क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस के अंदर हर एक चीज का वैल्यू होता है, कोई भी किसी को फ्री में कुछ नहीं देता है। तो यहाँ पे जो सोनू है, हम ये कह सकते हैं कि सोनू ने अपना शेयर, कुछ शेयर, सारा शेयर नहीं, कुछ शेयर राजू को क्या किया है, सेल किया है। और यहाँ पे मोनू को कोई भी फायदा कोई नुकसान कुछ भी नहीं है। तो मोनू को तो ना तो किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, लेकिन सोनू ने अगर उसको अपना शेयर सेल किया है तो
तो राजू को बदले में क्या देना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। वो कंपेंसेशन कैसे ट्रीट करेंगे और क्या क्या चीजों में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, अभी आपको सिर्फ रेशियोज की कैलकुलेशन समझनी है। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट काम है कि रेशियोज कैसे चेंज होते हैं, कैसे गेन कैलकुलेट करना है, कैसे सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है, वो सब हम समझेंगे। उसके बाद में आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग समझेंगे कि वो ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। चलिए अभी गेन सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन के लिए एक दो एग्जांपल्स करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ मैं करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। सर हम आपकी हेल्प करें, नहीं, मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, खाली मैं करूंगा, आप लोग खाली देखते जाओ, बस क्या क्या कर रहा हूं मैं समझते जाओ। अभी आपको करने की इच्छा बहुत होगी लेकिन नहीं करना है, सिर्फ मुझे देखना है, ठीक है। तो चलो दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं वो हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला है कि x एंड y पार्टनर्स है 5:3 के अंदर, और इन्होंने विद इफेक्ट फ्रॉम, ये है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 यानी कि करंट ईयर से they agreed to share profits equally means 1:1, कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ये इन्होंने रेशियो चेंज क्यों किया है, क्यों ये अपना रेशियो परिवर्तित करते हैं। तो बेटा परिवर्तन है वो संसार का नियम है, अब जो होना है वो तो होगा, उसको ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूं। तो हम क्यों सोचे कि इन्होंने रेशियो क्यों चेंज किया है, हम तो ये सोचे कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये सोचता रहेगा कि चेंज क्यों हुआ वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ सर, हाँ बात समझ आ रही है। तो चलो अपने तो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन, क्योंकि जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होगा, अब चैप्टर का नाम ही है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि अब ये तो सोचना छोड़ दो कि चेंज क्यों हो रहा है, हर क्वेश्चन के अंदर चेंज तो होगा ही होगा, क्योंकि जब चैप्टर का नाम ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जिसके अंदर रेशियो चेंज ना हो, ठीक है। अब चेंज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन पार्टनर है उसको सैक्रिफाइस हो गया, नुकसान हो गया, कौन पार्टनर है उसको फायदा हो गया, और कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, ये हमारा काम है कैलकुलेट करना, ठीक है। तो तुम लोग इधर उधर की बातें सोचने की बजाय अगर काम पे ध्यान दोगे तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ सर, हाँ अब बातें मत करो, अब काम करो। चलो काम करते हैं हम लोग। एक तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओल्ड रेशियो, और उसमें से हम लेस कर देते हैं क्या, न्यू रेशियो। तो बताना अगर ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो लेस करेंगे, अगर शेयर बढ़ गया है तो गेन हो गया, अगर शेयर कम हो गया है तो सैक्रिफाइस हो गया। सिंपल एकदम, कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां मैं कैलकुलेट करता हूं, यहां मैं नाम लिखता हूं एक्स का और ये वाई का। तो अब मुझे ये बताएगा कोई एक्स का रेशियो कितना था ओल्ड, 5:8, ठीक है। वाई का रेशियो कितना था, 3:8। उसके बाद में इन्होंने क्या डिसाइड किया, 1/2 1/2 इक्वल रेशियो में ये प्रॉफिट बांटेंगे, यानी कि 1/2 1/2। तो अब कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, देखो क्या रेशियो बन रहा है, इसका एलसीएम हो गया 8 का, 8 में एक बार गया 5 हो गया, माइनस यहाँ पे 4 बार गया 4, तो ये आ गया 1/8। और यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 8 का एलसीएम आया यहाँ पे 3 का 3 माइनस 4, तो यहाँ आ गया 1/8। अब यहाँ पे 1/8 जो आया वो सैक्रिफाइस है कि गेन है, वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो जो x है उसका ओल्ड रेशियो कितना है 5/8, न्यू रेशियो कितना है 4/8। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, बढ़ा है कि घटा है, न्यू रेशियो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो न्यू रेशियो ये 5 से 4 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर शेयर कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये लिखेंगे एस यानी सैक्रिफाइस। और यहाँ पे 3 से क्या हो रहा है 4, ये रेशियो इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, गेन, ठीक है। तो एक पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ है तो दूसरे पार्टनर को गेन हो गया है। 1/8 का इसको सैक्रिफाइस हुआ है, 1/8 इसको गेन हो गया है। तो ये जो रेशियो है 1/8 का, ये मानेंगे कि x ने अपना 1/8 शेयर y को
सेल आउट कर दिया है और उसके बदले में वाई को उसको कंपेंसेट भी करना पड़ेगा। कंपेंसेट कैसे करेगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे कंपेंसेशन की, वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा पर्पज है रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये अपने को क्लियर हो गया तो प्रॉफिट या जो भी एडजस्टमेंट करना है उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो एक एग्जांपल और अपने डिस्कस करते हैं। पार्टनर है ए बी और सी, दे डिसाइडेड टू चेंज इन देयर पीएसआर रेशियो एज 5:4:3। पहले कितना था, ये ओल्ड है 4:3:1, अब से क्या रेशियो रख लिया इन्होंने 5:4:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अब आपको क्या है, कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो। रेशियो निकालना है आपको सैक्रिफाइस गेन का, तो अपना वही काम है। एक तरफ लेते हैं अपने ओल्ड रेशियो, एक तरफ अपने लेते हैं न्यू रेशियो, ठीक है। तो पार्टनर के नाम ए बी सी, तो ए का ओल्ड रेशियो बताना क्या है 4, 3, 7 एंड 8, तो 4/8, 3/8 एंड 1/8। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, सबको दिख रहा है ओल्ड रेशियो, हाँ सर हाँ। उसके बाद न्यू रेशियो बोलो क्या है, तो न्यू रेशियो देखो हो गया 5, 4, 9, 3, 12, यानी कि 5/12, 4/12 एंड 3/12। अब इसको लेस करते हैं अपने, तो ये अपना एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 24 का, 3, 3, 2, 12, 10, ठीक है। और बी के लिए कैलकुलेट करो फटाफट से, 9 माइनस ये 2 टाइम्स 8, ये हो गया 24, 3 बार गया 3, माइनस ये गया 2, 2 इंटू 3 6। अब देखो यहाँ पे ये इसका आंसर आ रहा है 2/24, यहाँ पे आ रहा है 1/24, यहाँ पे आ रहा है 3/24। और अब आपको ये चेक करना है, यहाँ पे सर ये यहाँ माइनस आ रहा है, वहां प्लस आ रहा है, माइनस प्लस में जाना ही नहीं अपने को। माइनस प्लस की बजाय आप लोग ये समझो कि यहाँ पे देखो ओल्ड इसका 12 से न्यू 10 पे पहुंच गया, यानी कि ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, सर इसका रेशियो डिक्रीज हुआ है। ए का रेशियो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइस हुआ है। ए इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। बी का 9 से 8 हो गया, इसका भी रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो ये भी सैक्रिफाइसिंग है, ये दोनों सैक्रिफाइसिंग है। उसके बाद देखना, अगर ये दोनों सैक्रिफाइसिंग है तो सी 100% क्या होगा, गेनिंग पार्टनर होगा। तो सी का रेशियो गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, 3/24 का गेन हो रहा है, तो ये क्या है, गेनिंग पार्टनर है। क्लियर हुआ। अब अपने को ये जो अपने कैलकुलेट किया ये इसका सैक्रिफाइस है, ये इसका सैक्रिफाइस है, ये इसका गेन है। अपने को पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो अब लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे लिखते हैं, कौन कौन पार्टनर है जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ए एक पार्टनर है और बी को सैक्रिफाइस हो रहा है, तो ए और बी दोनों क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/24 का, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/24 का, ठीक है। तो ये तो सैक्रिफाइस है। अगर इसको रेशियो में बताना हो, यानी कि जो टोटल सैक्रिफाइस हुआ है वो है 3/24, और किस रेशियो में सैक्रिफाइस हुआ है, तो अगर डिनोमिनेटर कट कर दे तो 2:1। तो यानी कि जिस भी पार्टनर को गेन हुआ है उसने अपना गेन किस से लिया है, ए और बी से लिया है, और किस रेशियो में लिया है, 2:1 के अंदर लिया है। ये सैक्रिफाइस रेशियो है 2:1, और सैक्रिफाइस कितना हुआ है 2/24, 1/24। उसके बाद बात करते हैं गेनिंग रेशियो क्या होगा, या फिर गेन रेशियो। तो गेन रेशियो के अंदर अपने पास गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, सर केवल सी ही है। और आपको पता है कि जब एक पार्टनर को ही गेन होता है तो रेशियो बन नहीं सकता है। रेशियो होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, 2 अमाउंट्स होने जरूरी है अपने पास में। तो यहाँ पे गेनिंग केवल सी ही है, इसलिए गेन रेशियो कुछ भी नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं, ओनली सी गेन्स। अगर 2 पार्टनर को गेन होता तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता, अभी गेनिंग रेशियो नहीं निकल सकता। गेनिंग रेशियो निकलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया 2:1, और गेनिंग रेशियो हो गया ओनली सी गेन्स, ठीक है।
तो इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं, लेकिन आज की क्लास में फिलहाल इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी इसको एकदम इतना इजी सिंपल मत समझना, काफी तरह की वैरायटी आएगी क्वेश्चंस की, है सिंपल ही, बट पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस से अपने को समझना पड़ेगा। कल की क्लास के अंदर सर हमें प्रैक्टिस करने के लिए दोगे? नहीं बेटा नहीं, कल भी सारे क्वेश्चंस मैं ही सोल्व करूंगा, आप लोगों को खाली देखना है, समझना है, खुद से कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है। कल हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में आपको होमवर्क मिलेगा। और जो बच्चे ज्यादा जल्दबाजी करेंगे, ज्यादा होशियारी करेंगे, वो बाद में वही बच्चे गलती करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।